हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं अमरीश शुक्ला। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन का। अब हम उससे आगे बात करेंगे और आज समझेंगे कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या था, क्या उसके पीछे की रणनीतियाँ थी, क्या उसका इम्पैक्ट था, सब कुछ समझेंगे। तो जो लोग एकदम नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट और शेयर करना है आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। परिचय देखते हैं सबसे पहले कि क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जन आंदोलन के रूप में वर्ष 1919 से 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु खिलाफत और असहयोग दो जन आंदोलन आयोजित किए गए। यानी कि जो उनका ड्यूरेशन है वो आप 1919 से 1922 के बीच में देखेंगे। दोनों ही आंदोलन में भिन्न भिन्न मुद्दे होने के बावजूद अहिंसा और असहयोग की एकीकृत योजना को अपनाया गया। ठीक है ना। दोनों ही आंदोलन के मुद्दे अलग अलग हैं, टारगेट अलग अलग है कि उनको क्या अचीव करना है, बट उसके बावजूद एक रूपता देखने को मिलती है कि अहिंसा और असहयोग, ये दोनों एक रूपता देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं इन दोनों आंदोलनों में जो हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी थी वो कम हुई थी, दोनों एक साथ आए थे। इस अवधि में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एकीकरण देखा गया। इन दोनों पार्टियों के संयुक्त प्रयास के तहत कई राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? निम्नलिखित कारकों ने दो आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य किया। पहला क्या था? सरकार के क्रूरतापूर्ण कार्य, और उसमें क्या, एक रॉलेट एक्ट है। क्या था? रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था। पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और जलियांवाला हत्याकांड ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर करने का काम किया। ठीक है ना। जो वो कह रहे थे कि हम आए हैं, हम इंडियंस को सभ्य बनाएंगे, हम डेवलपमेंट करने आए हैं, हम भारत का विकास करने आए हैं, तो उन सब की पोल खोल के रख दी और एक हत्यारे के रूप में अंग्रेज सिद्ध हो गए। और ये एक बहुत बड़ा कारण था इन जन आंदोलन का, क्योंकि इसके बाद ही गांधी जी ने ऐलान कर दिया था कि वो असहयोग आंदोलन करेंगे। पंजाब में हो रहे अत्याचारों की जांच हेतु गठित हंटर आयोग की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट। मैंने इससे पहले वाली क्लास जो जलियांवाला वाली थी उसमें हमने इस पर चर्चा भी किया था कि किस तरीके से हंटर आयोग ने एक सिंपली कह दिया था कि जनरल डायर को अपना पद त्याग देना चाहिए, यानी कि एक नॉर्मल सी सज़ा उसको दी गई, जबकि वो फांसी का हकदार था। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण एक फैसला था हंटर आयोग का, हंटर कमीशन का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जलियांवाला हत्याकांड को लेकर के जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया गया। ये बहुत ही कह सकते हैं एक ऐसा चीज़ है जिससे धक्का लगा भारतीय लिबरल्स को, जिनको लगता था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छा करेंगे। उनको एक बड़ा धक्का लगा क्योंकि उन्होंने उस हत्याकांड को सही ठहरा दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मजबूत रीजन थे जिनसे भारतीयों में एक नाराज़गी देखने को मिली। असंतुष्ट भारतीय द्वैध शासन की अपनी कुविचारित योजना के साथ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत की स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे। आर्थिक कठिनाइयाँ क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति को, विशेषकर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी, करों और किरायों के बोझ में वृद्धि आदि के साथ साथ और खतरनाक हो गई। समाज के लगभग सभी वर्गों को युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी रवैया और मजबूत हो गया। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चीज़ें महंगी हुई और एक जो है एक कठोर रवैया, टैक्स कम नहीं करना, इन सब का बहुत ही बुरा असर देखने को मिला। खिलाफत का मुद्दा, अंग्रेज़ों के खिलाफ तुर्की का गठबंधन। भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। तो ये कहीं ना कहीं जब ये पक्ष हार गया, उसके बाद में जो तुर्की के खलीफा का अपमान किया गया, उससे मुस्लिम जो है वो आहत थे। असंतुष्ट भारतीय मुसलमान ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्की साम्राज्य के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया था, खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इससे मुस्लिम नाराज हो गए तथा इसे खलीफा का अपमान माना। अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। वर्ष 1919 से 1924 के मध्य यह आंदोलन शुरू हुआ। कब? 1919 से 1924 के मध्य में यह आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन, जिसे मुस्लिम लीग के दो प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत समिति वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जा सके। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कारों का आह्वान किया गया। चरखा जो है एक महत्वपूर्ण घरेलू सामान बन गया और लोग खुद का कपड़ा खुद से बुनने लगे, ठीक है ना। आंदोलनों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया, तो जो छात्र हैं उनका क्या रुख था, मध्यम वर्ग का क्या रुख था, व्यवसायी वर्ग का क्या रुख था, कृषक वर्ग का क्या रुख था, उसको हम अलग अलग देखते हैं। तो छात्रों में हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दिया और बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हो गए। मध्यम वर्ग का क्या रुख था? शुरू में आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में मध्यम वर्ग द्वारा गांधी के कार्यक्रमों के प्रति आपत्तियां दिखाई गई। व्यवसायी वर्ग क्या कर रहा था? आर्थिक बहिष्कार की नीति और भारतीय व्यापारिक समूह का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। कृषक वर्ग, आंदोलन में किसानों की बड़ी तादाद में भागीदारी देखी गई, हालांकि इसने आगे चल करके निम्न और उच्च जातियों के बीच टकराव को जन्म दिया। आंदोलन ने जनता को अंग्रेजों के साथ साथ उनके भारतीय आकाओं और उत्पीड़कों के खिलाफ अपनी वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया। महिलाओं की क्या स्थिति थी असहयोग आंदोलन में? महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी वाले नोट डाउन करेंगे कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। उनके द्वारा पर्दा प्रथा त्याग दिया गया तथा तिलक कोष के गठन हेतु अपने गहने तक दान दे दिए। हाँ, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होना था उसी दिन शायद तिलक की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में एक तिलक फंड बनाया गया था, तिलक कोष बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया और उस डोनेशन से कांग्रेस की कार्रवाई आगे बढ़ती थी। महिलाओं द्वारा विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत में एक वर्ष बाद महात्मा गांधी द्वारा तिलक स्वराज की घोषणा की गई थी। यह फंड बाल गंगाधर तिलक को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि थी, जिसका उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में सहायता हेतु 1 करोड़ रुपये एकत्रित करना था, ठीक है ना। सरकार की प्रतिक्रिया, आंदोलन के दमन हेतु पुलिस द्वारा फायरिंग का सहारा लिया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गांधी जी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक ना। अब इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे उनको भी देख लेते हैं। शामिल महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से थे? सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल बंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रख्यात व्यक्तियों ने आंदोलन में भाग लिया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी अपनी कानूनी पेशा छोड़ करके आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन को वापस लेना और समाप्ति, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से इसको वापस लेना पड़ा? इसको देखते हैं। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा स्थान पर भीड़ और थाने के पुलिसकर्मियों के मध्य एक संघर्ष के बाद हिंसक भीड़ द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से जलाकर मार दिया गया। इस खबर ने गांधी को बहुत झकझोर दिया। आंदोलन में तेजी से बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति से नाखुश होकर के उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी, ठीक है ना। आंदोलन को तुरंत वापस लेने की घोषणा कर दी। हालांकि सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को वापस लेने के गांधी के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त की। मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो गांधी हैं वो अधिकतर टाइम तक जेल में रहेंगे, उनको बेल मिलेगी, फिर वो बाहर आएंगे, लेकिन 6 वर्ष की सजा गांधी को यहाँ पर हो जाती है। आगे देखेंगे आंदोलन की विफलता के कारण। सरकार द्वारा बातचीत का अभाव, सरकार द्वारा बातचीत का अभाव, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जिससे आंदोलन की गति धीमी होने लगी। अतः ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक आंदोलन में ऊर्जा और जोश बनाए रखना संभव नहीं था।
खिलाफत के मुद्दों की प्रासंगिकता की समाप्ति। आंदोलन का केंद्रीय विषय खिलाफत का प्रश्न था, जो कि शीघ्र ही समाप्त हो गया। नवंबर 1922 में तुर्की के लोग मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन उठ खड़े हुए और सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। तुर्की में कानूनी प्रणाली की एक यूरोपीय शैली की स्थापना की गई तथा महिलाओं को व्यापक अधिकार दिए गए। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आधुनिक कृषि और उद्योगों का विकास हुआ। 1924 में खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। सक्रिय प्रतिक्रिया का अभाव। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसी जगहों पर, जो कि कुलीन राजनेताओं के केंद्र थे, गांधी द्वारा आह्वान किए जाने पर बहुत सीमित प्रतिक्रिया देखी गई। लोगों द्वारा सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिया गया। उपाधियों के समर्पण आदि के आह्वान पर प्रतिक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया गया। हिंसा का प्रयोग। लोगों ने अहिंसा की विधि को ना तो सीखा था और ना ही पूरी तरह से वो समझ पाए थे उसको। चौरा चौरी की घटना ने आंदोलन की भावना को प्रभावित किया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस आंदोलन के बहुत सारे लाभ भी हुए। जो आगे के राष्ट्रीय आंदोलन थे उसमें उनका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ उसको देख लेते हैं। आंदोलन का अधिकतर जो है प्रसार हुआ। असहयोग आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी भावनाएं देश के कोने कोने तक पहुंच गईं और आबादी के प्रत्येक वर्ग का राजनीतिकरण किया गया, जिसमें कारीगर भी थे, किसान, छात्र, शहरी, गरीब, महिलाएं आदि सबको शामिल कर लिया गया। स्वराज और स्वदेशी संस्थानों की स्थापना। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे कई राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। इसने स्वराज खादी के उपयोग के प्रति प्रेम और स्वदेश की भावना भी मजबूत किया। भारत के जो लोग थे उनमें अपने आप में एक जो है एकता स्थापित करने का भी प्रयास हुआ। गांधी को सदी के एकमात्र निर्विवाद नेता के रूप में पेश करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ विरोधी भावनाएं, शिकायतों से देश एकजुट हो गया। खिलाफत का मुद्दा सीधे तौर पर भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसने आंदोलन को तत्काल एक घोषित उद्देश्य प्रदान किया तथा ब्रिटानिया के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का लाभ भी मिला। आर्थिक मोर्चे पर देखेंगे अगर, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जिसके चलते वर्ष 1921 और 1922 में के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया और जो स्थानीय चीज़ें थी उनका प्रयोग बढ़ गया। कई स्थानों पर व्यापारियों और सट्टेबाजों ने विदेशी वस्तुओं के व्यापार या विदेशी व्यापार के वित्त पोषण को इनकार कर दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि असहयोग आंदोलन क्या था, उसकी भूमिका क्या थी, उसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें और देख लेते हैं। मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रेस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि के तहत तुर्की को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया। तो सवाल अगर पूछे कि तुर्की का खंडन कैसे हुआ, किस संधि के तहत हुआ, तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ठीक है ना। जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्कूलों, कॉलेजों और कानूनी अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई तथा महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व करने को कहा गया। एक इसका कांग्रेस का सदस्य था। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने असहयोग अभियान शुरू किया तथा औपचारिक रूप से आंदोलन शुरू कर दिया गया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में पंजाब तथा असहयोग कार्यक्रम को विस्तारित करने हेतु मंजूरी दे दी गई तथा खिलाफत की कमियों को दूर कर स्वराज की स्थापना की गई। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये उससे संबंधित कुछ घटनाएं थीं। इस प्रकार आपने देखा कि खिलाफत आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, उसका जो है स्वरूप क्या था, कैसे वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद में क्या उसका इम्पैक्ट रहा, सब कुछ आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।